1948 में जब यूरोपियन ज्यूइश सेटलर्स ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल की स्थापना की, तो उस समय ज़ायनिस्ट नेताओं को पूरा भरोसा ये था कि फिलिस्तीन के लोग ज़्यादा समय तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। उस दौर में डेविड बेन गुरियन जैसे नेताओं का मानना यह था कि अगर फिलिस्तीनियन को उनकी ज़मीनों से निकाल दिया जाए, उनके गांवों को उखाड़ दिया जाए और उन्हें नेबरिंग अरब देशों में धकेल दिया जाए, तो कुछ समय बाद वे अपनी पहचान खो देंगे और रिफ्यूजी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के भीतर यह सोच बहुत गहरी थी कि फिलिस्तीनियन की कोई मजबूत रास्ते पहचान नहीं है और वे इवेंचुअली दूसरे अरब समाजों में घुल मिल जाएंगे। लेकिन इतिहास ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है। जिस नकबा यानी 1948 की तबाही को ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट अपनी स्थायी जीत समझ रहा था, वही आने वाले दशकों में फिलिस्तीनियन आइडेंटिटी और रेसिस्टेंस की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लाखों फिलिस्तीनियंस को उनके घरों से निकाल दिया गया, हजारों गांवों को मिटा दिया गया, परिवार बिखर गए, लेकिन फिलिस्तीनियन लोगों ने अपनी मिट्टी की याद को खत्म नहीं होने दिया। पुराने लोग अपने बच्चों को सिर्फ दर्द की कहानियां नहीं सुनाते हैं, बल्कि अपने गांवों के नाम, अपने घरों की गलियां, खेत, मस्जिद, स्कूल और यहाँ तक कि अपने घरों की चाबियां तक संभाल कर देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल ना जाएं कि उनका असली घर कहाँ था। यही वजह है कि आज नकबा के प्रत्यक्ष गवाह बहुत कम बचे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियन नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इजराइल ने जमीनों पर कब्जा किया, सेटलमेंट्स बनाए, रिफ्यूजी कैंप्स को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन वे फिलिस्तीनियन लोगों की कलेक्टिव मेमोरी को मिटाने में असफल रहा। रिफ्यूजी कैंप्स को सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन जोन्स बनाने की कोशिश हुई, जहां लोग केवल राहत सामग्री और सर्वाइवल तक सीमित रहे, लेकिन यही कैंप्स बाद में फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस के सबसे बड़े केंद्र बन गए। इन्हीं कैंप्स के टीचर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और फाइटर्स निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियन कॉजेस को जिंदा रखा। रिफ्यूजी पॉपुलेशन ने यह साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष केवल रोटी या शेल्टर का नहीं, बल्कि डिग्निटी, जस्टिस और होमलैंड का है। 1967 के बाद ऑक्यूपेशन और ज्यादा बढ़ा। वेस्ट बैंक और गजा पर इजरायली कंट्रोल मजबूत हुआ, सेटलमेंट्स तेजी से फैलने लगे, चेक पॉइंट्स और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस आम हो गए, लेकिन रिप्रेशन जितनी बड़ी, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ा। 1987 की पहली इंटिफाडा में फिलिस्तीनियन यूथ ने स्टॉर्म और प्रोटेस्ट के जरिए ऑक्यूपेशन को चुनौती दी। फिर 2000 की दूसरी इंतिफादा ने पूरे रीजन को हिला दिया। इन दोनों आंदोलनों में रिफ्यूजी कमिटीज सबसे आगे थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमिलिएशन का दर्द सबसे ज्यादा उन्हीं ने झेला था। इजराइल ने लगातार मिलिट्री फोर्स, अरेस्ट, असैसिनेशंस और इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स के जरिए फिलिस्तीनियंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर जनरेशन पहले से ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस बनती गई। खासकर गजा स्ट्रिप इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बन गया है, जहां लगभग 80% आबादी रिफ्यूजीज की है। गजा दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से एक बन गया, जहां लोग ब्लॉकेट, पुअर्टी और रिपीटेड वॉर्स के बीच जीने को मजबूर रहे। लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीनियन आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए डिवास्टेटिंग गजा वॉर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इजरायली गवर्नमेंट ने इस कन्फ्लिक्ट को एक्सटेंटियल वॉर बताया, यानी एक ऐसा युद्ध जो इजराइल के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इजराइल आज भी चौथी जनरेशन के फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज को एक्सटेंटियल थ्रेट मानता है, तो यह खुद उस बात का प्रमाण है कि बेन गुरियन की भविष्यवाणी पूरी तरह विफल हो चुकी है। जिस पॉपुलेशन को 1948 में मिटा हुआ समझ लिया गया था, वही पॉपुलेशन आज भी रेसिस्टेंस और आइडेंटिटी के साथ खड़ी हुई है। गजा में हजारों लोग मर गए, लाखों लोग घायल हो गए, लगभग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और होम्स नष्ट हो गए, घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद फिलिस्तीनियन कॉजेस खत्म नहीं हुए, बल्कि डिस्ट्रक्शन ने एक नई जनरेशन को तैयार किया, जो टेंट्स में पैदा हो रही है, जिनके बचपन में बॉम्ब्स, ड्रोन्स, डिस्प्लेसमेंट और फ्यूनरल्स आम चीजें बन चुकी हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर ऑक्यूपेशन को केवल किताबों में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। यही वे पैराडॉक्स है जिसमें इजराइल खुद फंसता चला गया। जितनी ज्यादा वायलेंस होती है, उतना ही रेजिस्टेंस गहरा होता जाता है।
रिप्रेशन फिलिस्तीन को मिटाने के बजाय और ज्यादा रूटेड बना रही है। यही वजह है कि गजा वॉर का असर केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियन सॉलिडेरिटी मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए हैं, वेस्टर्न कैपिटल्स की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हैं, सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियन वॉइसेस ग्लोबल लेवल पर सुनी जाने लगी है। पहले जहां फिलिस्तीनियन इशू को केवल लेफ्ट विंग एक्टिविटीज्म से जोड़ा जाता था, अब कंजर्वेटिव्स, लिबरल, स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इलेक्शंस तक प्रभावित होने लगे हैं, क्योंकि वोटर्स इजरायली मिलिट्री एक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं। कई पॉलिटिशियंस को ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने गजा वॉर का समर्थन किया है। यानी फिलिस्तीनियन इश्यूज अब सिर्फ रीजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जस्टिस, कॉलोनियलिज्म, ह्यूमन राइट्स और मॉरलिटी पर डिबेट का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है। इजराइल आज सिर्फ आर्म ग्रुप से नहीं, बल्कि मेमोरी, आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहा है। और हिस्ट्री बता रही है कि मेमोरी को मिलिट्री पावर से खत्म नहीं किया जा सकता है। जितना ज्यादा फिलिस्तीनियंस हिस्ट्री को इरेज करने की कोशिश होगी, उतना ही वे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस में और गहराई से दर्ज होती जाएगी। यही कारण है कि आज भी लाखों फिलिस्तीनियंस अपने घरों की पुरानी चाबियां संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वे सिर्फ मेटल की चाबियां नहीं रही हैं, बल्कि आइडेंटिटी, हिस्ट्री और रिटर्न का सिंबल हैं। अगर आज डेविड बैन गुरियन जिंदा होते तो शायद उन्हें यह देखकर सबसे ज्यादा हैरानी होती कि जिस नकबा को ज़ायनिज़्म अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, वही लंबे समय में उसके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक फेलियर की नींव बन गई है। क्योंकि फिलिस्तीनियन लोगों को मिटाने की कोशिश नहीं, फिलिस्तीनियन आइडेंटिटी को और अमर बना दिया है।